इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं मैथ्यू और मेला को, जो कि ललित को खोजते हुए रॉयल पैलेस की ओर आते हैं। रास्ते में ललित उनसे मिलती है और ललित मेला के गले लग जाती है। मेला रोते हुए कहती है, ललित तुम क्यों अचानक इस तरह बिहेव करने लगी? हम तुम्हारे लिए बहुत ही चिंता में थे। ललित कहती है, माँ मुझे माफ करना, मैं बेवकूफ थी जो मैं इस तरह भाग आई। अब मैं कर्ल को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मेरे सारे उम्मीद अब छूट गए हैं। आगे ललित मैथ्यू को देखकर कहती है, पिताजी आप सही थे। मैथ्यू थोड़ा सीरियस होता है और पूछता है, क्या तुम थर्ड प्रिंस से मिली? तुम जो कहना चाहती थी क्या वो तुम कह दी थर्ड प्रिंस से? ललित कहती है, हाँ मैं कह दी। मैथ्यू आगे से पूछता है, तो क्या तुम्हारे शब्द थर्ड प्रिंस को मना पाए? ललित कहती है, नहीं। आगे मैथ्यू एक गहरी सांस लेता है और वह कहता है, मैं क्या करूं तुम्हारे जैसे एक जिद्दी लड़की को। मैथ्यू ललित के कंधे पर हाथ रखता है और वो कहता है, भविष्य में जो भी होगा उसे हम बदल नहीं सकते, चाहे हम कितना भी कोशिश क्यों न कर ले। ललित क्या तुम मेरी बातों को समझ रही हो? ललित रोते हुए कहती है, लेकिन मैं भाग्य के आगे झुकना नहीं चाहती। मैं एक पल के लिए भी हारना नहीं चाहती। मैथ्यू उसे गले से लगा लेता है और वह कहता है, मैं बस इतना ही चाहता था ताकि मैं तुम्हारे और तुम्हारे मदर के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी लूं, लेकिन मैं अब थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे क्या करूँ। ललित आगे कहती है, मैं बस इतना ही चाहती हूँ आप सब लोग सेफ रहें। और फिर वे अपने मन में सोचती है, मैं इस बार किसी को खोना नहीं चाहती। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कर्ल को, जो कि दर्द से अपने सीने को पकड़कर बैठा हुआ था और वो अपने आप से बात करते हुए कहता है, मुझे पता नहीं क्या मैं ये सब कह सकता हूँ। कितना पैथेटिक है मेरी जिंदगी। मैं बस इतना चाहता हूँ ललित किसी और से ना मैरिज कर मुझे से मैरिज करे। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मार्कस पैलेस, जहां ललित के पैरों पर बैंडेज लगाया जा रहा था। फिजिशियन कहती है, आपकी चोट गहरा नहीं था, लेकिन आप थोड़ा केयरफुल रहें। आप कोशिश करिएगा आपके पैरों में पानी ना पड़े ताकि ये जल्दी हील हो जाए। मेला कहती है, अभी जान में जान आई। वहाँ खड़ी मेड कहती है, आइए मैं आपको एंट्रेंस तक छोड़कर आती हूँ। फिजिशियन कहती है, थैंक यू। मेला कहती है, ललित तुम टायर्ड हो चुकी होगी तो क्यों ना तुम जाकर थोड़ा रेस्ट ले लेती हो। तुम्हें कल डुएल देखने के लिए आना ही होगा। इतना बोलते ही उस कमरे के अंदर पूरा एक सन्नाटा फैल जाता है। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए ललित कहती है, नहीं, मुझे किसी तरह उस डुएल को रोकना ही होगा। मैं थर्ड प्रिंस का लाइफ इतने आसानी से जाने नहीं दे सकती। मैथ्यू ललित से कहता है, अगर तुम चाहती हो थर्ड प्रिंस सेफ रहे तो क्यों ना तुम ट्रस्ट उस पे करती हो। ललित ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है, क्या आपका कहने का क्या मतलब है? मैथ्यू आगे कहता है, क्या हमने तुम पर कोई डाउट किया था जब तुम हमें विलियम के बारे में बता रही थी कि वे कोई षड्यंत्र रच रहा है? ललित कहती है, नहीं, आपने तो मुझ पर एक बार भी डाउट नहीं किया था। मैथ्यू आगे कहता है, केवल वो नहीं, तुमने जितने भी डिसीजन ली थी हमने उन सब डिसीजन को मान लिया था क्योंकि हमें तुम पर पूरा भरोसा था। ललित पूछती है, आप मुझ पर इतना भरोसा कर रहे थे इसलिए क्या आप कोई भी सवाल जवाब मुझसे नहीं किए थे? इतना कहते ही ललित अपने मन में सोचती है, अगर मैं उस समय के बारे में सोचूं जब मैं अपने अंकल और काउंट विलियम्स के सच्चाई बाहर लाने की कोशिश कर रही थी और जब मैं सीक्रेटली थर्ड प्रिंस के साथ हाथ मिला ली, तब भी पिताजी कभी मुझे कोई सवाल नहीं किए और हमेशा मुझ पर विश्वास किए थे। ये सब उनके ट्रस्ट और सपोर्ट के कारण ही
मैं अभी तक बची हुई थी, लेकिन मैंने कर्ल को ऊपर रत्ती भर विश्वास नहीं की थी और मैं कर्ल को जाकर जो मेरे मन में था वे सब मैं उससे कह दी। कर्ल की आंखों में मैं वो निराशा भरे सवाल को देख रही थी जो मुझसे पूछ रही थी, क्यों तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रही हो। मैं उसके सामने एक बेवकूफ की तरह दिख रही थी। मैथ्यू कहता है, ललित क्या तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर तुम चाहती हो थर्ड प्रिंस को कुछ ना हो तो क्यों ना तुम उस पे विश्वास कर लेती हो। आगे वो थोड़ा कोल्ड लुक देता है और वे कहता है, तुम भूलना मत थर्ड प्रिंस के पास किसी भी जादू से भी अधिक महान शक्तियाँ हैं। आगे ललित कहती है, ठीक है पिताजी, अभी तक मैं तो उसके ऊपर संदेह करते हुए आ रही थी, लेकिन अब से मुझे थर्ड प्रिंस पर पूरा भरोसा है। मैथ्यू ये सुनकर खड़ा हो जाता है और वे कहता है, अच्छी बात है, कल होने वाले डुएल में तुम थर्ड प्रिंस से ये बात उससे कह देना कि तुम उस पर पूरा विश्वास करती हो और तुम चिंता मत करना योर हाईनेस, वे जरूर कल के डुएल में जीतेंगे। ललित मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है पिताजी, अब मुझे लगता है जाना चाहिए, कल के लिए मुझे कुछ चीजें अरेंज करना है, तो मैं अब अपने रूम को जाती हूँ। ये कहते हुए ललित वहाँ से जाने लगती है। उसे जाते हुए देखकर मेला कहती है, मुझे पता ही नहीं चला ललित कब इतना बदल गई। मैंने तो ये भी नहीं नोटिस की कि मेरी बच्ची अब समझदार हो गई है। मैथ्यू कहता है, बच्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहेंगे। मेला कहती है, मुझे खुशी है आप भी ललित पर इतना ट्रस्ट करते हैं। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काउंट पैलेस, जहाँ एक शोर गूंज रही थी। क्या किसी ने थर्ड प्रिंस को ललित के साथ बेडरूम में जाते हुए देखा? वहाँ खड़े हुए नौकर कप कपाते हुए कहता है, हाँ, और मुझे ऐसा लगता है ये रूमर पूरे पैलेस में फैल चुका है सर्वेंट के बीच में। वे लोग ये कहते हैं थर्ड प्रिंस और ललित उस बेडरूम से बहुत देर तक बाहर नहीं आए हैं। मुझे उम्मीद है वहाँ कुछ नहीं हुआ होगा। ये सुनकर एंटोनी गुस्सा हो जाता है और वे गुस्से से कहता है, शायद तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? तभी ऑथर इंटरफेयर करते हुए कहता है, बस करो, अब जाने भी दो। इतना सुनते ही वो नौकर ठीक है कहकर वहाँ से चले जाता है। ऑथर एंटोनी से कहता है, एंटोनी मुझे लगता है कि तुमको कल के डुएल में हार की घोषणा कर देनी चाहिए। ऐसे लापरवाह लड़की को परिवार में लाना अपमान की बात होगी। एंटोनी कहता है, नहीं, ललित इस तरह की लड़की नहीं है पिताजी। आगे वो कहता है, जरूर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ऑथर चाय पीते पीते एंटोनी से पूछता है, तुम क्यों फर्स्ट प्रिंस को डुएल के लिए चैलेंज किए थे? मान लो अगर तुम इस डुएल में जीत भी गए तब क्या? हमें तो रॉयल फैमिली से किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं मिलेगा, और अगर तुम हार गए तब हमारे परिवार का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। इस डुएल का चाहे जो भी परिणाम आए, हमें तो इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा। तो फिर तुमने क्या सोचकर इस डुएल के लिए चैलेंज किए थे थर्ड प्रिंस को? एंटोनी गुस्से से कहता है, पिताजी, मैं एक छोटा बच्चा नहीं रहा, मैं अपने डिसीजन खुद से ले सकता हूँ। आगे ऑथर कहता है, इस बेवकूफ लड़के के लिए मुझे जल्द से जल्द कोई सूटेबल पार्टनर खोजना ही पड़ेगा। इतना बोलते ही वे हंसने लगता है और अपने मन में सोचता है, अब समय आ गया है उसे बुलाने के लिए। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एंटोनी को, जो कि उस कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक मेड जो कि अपने घुटनों पर बैठकर एंटोनी को ग्रीट कर रही होती है। एंटोनी उसे देखकर कहता है, तुम क्यों इतने रात तक काम कर रही हो? जाओ, जाकर तुम थोड़ा रेस्ट ले लो। अगर हेड मेड इसके बारे में पूछेगी तो तुम उससे कह देना मैंने तुम्हें वापस भेज दिया था। वो मेड कहती है, थैंक यू यंग मास्टर। एंटोनी ये आवाज सुनकर चौंक जाता है और कहता है, रुको,
तुम तो इतने में हम देखते हैं ओ मेड को, जो कि अपने सर उठाती है और कहती है, हाँ ये मैं हूँ, एलिना बोनीडो। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।